दोस्तों, मान लो कि हम चार्ट पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं कि प्राइस लेवल यहाँ से बाउंस बैक करेगा। और यही सोचकर ज़्यादातर ट्रेडर अपना ट्रेड ले लेते हैं और फिर अगले पल उन्हें झटका लगता है ये देखकर कि प्राइस उनके बनाए हुए लेवल को क्रॉस करके आगे निकल चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके बनाए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की कोई भी वैल्यू नहीं है मार्केट में? और फिर आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेडिंग के इतने ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो फिर मैं बार बार इसमें गलत क्यों होता हूँ? क्या मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को मिस कर रहा हूँ? ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि मार्केट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को बनाया है। यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि मार्केट एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके हिसाब से वो चलता है और उसे हम बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। और अगर हम इस सप्लाई एंड डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मार्केट में हम फिर रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर पाते हैं जहाँ पे प्राइस एक्चुअल में रिएक्ट करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में बायर्स और सेलर्स का कहाँ पे रियल इंटरेस्ट है तो हम वहाँ पे ऐसे जोन को क्रिएट कर पाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में प्राइस फिर रिएक्ट करेगा। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। मान लो कि एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है XYZ करके और वो कंपनी कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में जिसकी वजह से उस कंपनी की एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है और ये न्यूज़ मार्केट में फैलती है, इन्वेस्टर्स के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। हर कोई इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, मतलब कि डिमांड इस शेयर की अभी ज़्यादा है, मतलब बायर्स ज़्यादा है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से इस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा होगा वो बेच नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद प्राइस अब बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि सप्लाई इसकी कम है, मतलब अवेलेबिलिटी इसकी कम है, सेलर्स कम है। और अब बायर्स को कंपनी के शेयर को हाई प्राइस पर ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई कम है यहाँ पे। और जब बायर्स यहाँ पे कंपनी के शेयर को हाई प्राइस पर खरीदते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू कर देता है। अब हम इसका उल्टा सिनेरियो लेके देखते हैं दोस्तों। मान लो कि इसी कंपनी के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे उनका क्वार्टरली प्रॉफिट गिर गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शेयर को बेचने की कोशिश करेंगे, उन्हें लगता है कि प्राइस अब यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब लोग अपने शेयर को बेचना शुरू करते हैं तो वहाँ पे शेयर की अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसको खरीदने वाले बायर्स कम हो जाते हैं, मतलब कि डिमांड कम हो जाती है और इसी वजह से उस शेयर का प्राइस जो है दोस्तों धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही दोस्तों ट्रेडिंग में भी होता है, जहाँ से प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है मतलब कि वहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस एरिया को हम डिमांड जोन बोलते हैं। जहाँ पर प्राइस तेज़ी से नीचे गिरता है मतलब कि वहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस एरिया को हम सप्लाई जोन कहते हैं। और जब प्राइस फ्यूचर में इन जोन के पास आता है तो वो रिएक्ट करता है और बाउंस बैक करता है। ज़रा इस चार्ट पर देखिए दोस्तों। इस चार्ट पे आप क्लियरली एक सप्लाई एंड डिमांड जोन को देख सकते हो। जब प्राइस सप्लाई जोन के पास आता है तो वहाँ पे मार्केट में सेलर्स एंट्री करते हैं, उस शेयर को बेच देते हैं, जिसके वजह से शेयर की अवेलेबिलिटी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, तो प्राइस नीचे गिरता है। और दूसरी तरफ जब प्राइस डिमांड जोन पर आता है तो वहाँ पे बायर्स एंट्री लेते हैं मार्केट में, उस शेयर को खरीदना शुरू करते हैं। खरीदने की वजह से शेयर की अवेलेबिलिटी, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है। और ये प्राइस अक्सर इन्हीं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बीच में घूमता रहता है जब तक कि कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। इम्बैलेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि जब प्राइस डिमांड जोन के इस पॉइंट पर आता है तो प्राइस थोड़ा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर और सेलर्स आ जाते हैं और मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइस सप्लाई जोन पे टच करने से पहले ही नीचे गिरना शुरू कर देता है और डिमांड जोन से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। अब ज़रा इस दूसरे चार्ट को देखिए दोस्तों। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस अपने सप्लाई जोन को ब्रेक कर रहा है, जिसे टेक्निकल एनालिसिस में हम ब्रेकआउट बोलते हैं। इस ब्रेकआउट का मतलब ये है कि सप्लाई जोन पर जहाँ पर सेलर्स एंट्री लेते हैं वहाँ पे अब बायर्स ने भी एंट्री ले ली है और मार्केट को बायर्स ने डोमिनेट कर दिया है, मतलब कि डिमांड अब ज़्यादा हो चुकी है सप्लाई के कंपैरिजन में। मतलब सप्लाई जोन इस पॉइंट पर अब ख़त्म हो चुका है और इसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं रही है। और जब ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रेडर्स अपनी एंट्री एंड एग्जिट को प्लान करते हैं। इस चार्ट को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि प्राइस सप्लाई जोन को टच करने के बाद एक स्मॉल पुल बैक लेके डिमांड जोन को टच करता है, जहां पर ट्रेडर्स अपनी एंट्री का मौका ढूंढते हैं और फिर उसके बाद सप्लाई जोन के इस पॉइंट पर अपना एग्जिट को प्लान करते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन में फ़र्क क्या होता है। तो पहले आप ज़रा इस चार्ट को देखिए। सप्लाई एंड डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के मूवमेंट को दिखाया जाता है।
और ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे अक्सर बिग प्लेयर जैसे कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यहाँ पे अपना मूव चलते हैं, जिसकी वजह से प्राइस तेज़ी से नीचे गिरता है या फिर तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। अब ज़रा इस चार्ट को देखिए दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन होती है जो मार्केट के उस टाइम के हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस को दिखाता है, जहाँ से प्राइस अक्सर बाउंस बैक करता है, और ये अक्सर मार्केट के छोटे छोटे मूव्स को दिखाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड जोन बड़े मूव्स को दिखाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें छोटे मूव्स को दिखाता है।